नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 जिसकी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुई थी, उस पेपर का पहला भाग सीडीपी देखने जा रहे हैं। अगर आप इस पेपर का संपूर्ण हल देखना चाहते हैं, इसके अलावा विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश में पूछे गए यूपी टेट के सभी वर्षों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो ये मैकडूगल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले आप जान लीजिए मूल प्रवृत्तियां होती क्या हैं। तो ऐसी अनुक्रियाएं जिसके लिए मनुष्य को बाहर से सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो उसमें जन्मजात होता है, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, दुख होना, सुख होना, गुस्सा आना, ये उसको कहीं से भी स्कूल कॉलेज में सीखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें जन्मजात होती है। इसे ही मूल प्रवृत्तियां कहा जाता है। और मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों को 14 संवेगों के साथ जोड़ दिया था। जैसे कि एक संवेग मान लीजिए भय है, तो पहले व्यक्ति को डर लगेगा, उसके बाद वह उसके लिए अनुक्रिया करेगा, यानी कि पलायन करेगा, वहां से भागेगा। इसी प्रकार से घृणा एक संवेग होता है जिसका मूल प्रवृत्ति होता है निवृत्ति। ठीक है, यानी कि अप्रियता, यानी कि पहले व्यक्ति को किसी से घृणा होगी, उसके बाद से वो व्यक्ति उसको अप्रिय लगने लगेगा। तो मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया गया और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग उन्होंने बताया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मैकडूगल। दूसरा प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डम्बिल का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गाल्टन। दोस्तों, मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस पेपर में जो भी मैं उत्तर आप सभी को बताऊंगा वो आयोग के द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया था उससे कंफर्म किया गया है, तो आप इस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो ये साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। ये जनरली 7 क्षेत्रों के 100 प्रश्नों को इंक्लूड किए हुए था, जो कि एक शाब्दिक परीक्षण था, यानी कि जो पढ़े लिखे बालक थे उनके लिए ये परीक्षण डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत होते हैं। पहला उन्होंने जी फैक्टर बताया और दूसरा एस फैक्टर बताया। जी मतलब कि जनरल फैक्टर और एस मतलब कि स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि जो जन्मजात वंशानुक्रम बुद्धि बालक में होगी वह जनरल फैक्टर है, और वातावरण से जो उसने अर्जित की है, यानी जो विशेष स्पेसिफिक क्वालिटीज अर्जित की है वह वातावरण से उसके द्वारा अर्जित किया गया है, यानी इन दोनों के अंतः संबंध के द्वारा ही बुद्धि का निर्धारण होता है, और ये द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो परीक्षण निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया है? तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें पहला संवेदी गामक अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 साल के लिए होता है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष, और अंतिम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष के लिए होता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। 8वां प्रश्न पूछा गया था, MPPI, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था यूपी टेट के पेपर में, ये MPPI नहीं है बल्कि MMPI है। ठीक है, MMPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तित्व इसका सही उत्तर है। पीएनपी ने इसके सापेक्ष कॉमन अंक अभ्यर्थियों को दिया था। इस प्रश्न पर रिवाइज्ड आंसर की में स्टार लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो व्यक्तित्व होगा। व्यक्तित्व के मापन में MMPI परीक्षण का उपयोग किया जाता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक होता है NCERT की बुक के अनुसार वो अभिप्रेरणा होता है, यानी कि मोटिवेशन। बच्चे जितने ज़्यादा मोटिवेट होंगे उनका अधिगम उतना ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि मोटिवेशन से ही उनमें रुचि उत्पन्न होगी
और उसके बाद से वो अधिगम करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होंगे। आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि मान लीजिए बच्चे को कितना भी बाहर से मोटिवेट किया जाए, लेकिन अगर वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो भी वो अधिगम नहीं कर पाएगा। निश्चित तौर पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली हैं, लेकिन पीएनपी ने जो इसका उत्तर माना है वो एनसीईआरटी की बुक को आधार मानते हुए, क्योंकि एनसीईआरटी में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि अधिगम के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक होता है वो अभिप्रेरणा होता है। तो 9वें का ऑप्शन नंबर 2 अभिप्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की। शैशव काल का समय है, तो शैशव काल का समय विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग बताया गया है। डीएलएड की पुस्तकों में आप देखेंगे तो जन्म से 6 वर्ष तक के लिए भी माना जाता है, लेकिन पीएनपी ने जो रिवाइज्ड आंसर की में इसका उत्तर बताया वह जन्म से 2 वर्ष तक के लिए बताया था। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में जन्म से 2 वर्ष तक के लिए ही शैशव काल माना गया है। हालांकि पहले आंसर की में पीएनपी ने जन्म से 6 वर्ष को माना था, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में इसका उत्तर बदलते हुए उन्होंने जन्म से 2 वर्ष को सही मान लिया, यानी कि ऑप्शन 1 जन्म से 2 वर्ष इसका सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था, यानी कि ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर गेस्टाल्टवादी थे। उनका ये मानना था कि गेस्टाल्टवाद जो होता है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब संपूर्ण होता है, यानी कि पूरी समस्या को, पूरी परिस्थिति को संपूर्ण रूप में देखना इनके द्वारा बताया गया था, और ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो अभी हमने पहले प्रश्न में भी इसको देखा था। मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग बताया था। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13वां प्रश्न पूछा गया था। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो पीएनपी ने जब पहले इसका आंसर की जारी किया था तो उसने इसको सृजनात्मकता को सही माना, लेकिन एनसीईआरटी में इस बात के साक्ष्य हैं कि जो मानसिक उद्वेलन होता है वह समस्या समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पीएनपी ने रिवाइज्ड आंसर की में इसका उत्तर बदल करके समस्या समाधान कर दिया था। तो 13वें का ऑप्शन नंबर 3 समस्या समाधान सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि देखिए, मानसिक उद्वेलन जो होता है वो जब भी बालक कोई नया चीज़ करने जाएगा, यानी कि सृजनात्मकता क्या होती है? मौलिक विचार यानी नवीन विचार, किसी भी चीज़ को नए तरीके से करना, उसमें भी मानसिक उद्वेलन होता है। लेकिन बात यहाँ ये है कि एनसीईआरटी किसको सही मानती है? तो एनसीईआरटी समस्या समाधान के बारे में एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, इस वजह से पीएनपी ने इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 समस्या समाधान को सही माना है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो आप लोग जानते होंगे कि पावलोव ने कुत्ते पर परीक्षण किया था, तो 14 का ऑप्शन नंबर 1 पावलोव इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की। मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो अभी हमने देखा कि जो मौलिकता होती है, यानी किसी भी चीज़ को नए तरीके से करना, वो किस में आता है? वो सृजनात्मकता में आता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वें का ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मकता इसका सही उत्तर है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की। कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, अभी हमने देखा कि जो कोहलर थे वो गेस्टाल्टवाद से जुड़े हुए थे और उनका ये मानना था कि जो समग्र परिस्थिति होती है समस्या समाधान के लिए, उसका प्रत्यक्षीकरण होता है, मतलब पूरी समस्या को एक नज़रिए से देखना। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, समस्त परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16वें का ऑप्शन नंबर 2 सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसने पाठ योजना की पंचपदीय प्रणाली प्रतिपादित किया? तो ये हर्बर्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है। 18वां प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो पीएनपी ने जो रिवाइज्ड आंसर की में इसका उत्तर माना है वो ऑप्शन नंबर 4 कैनन को माना है। लेकिन ये वर्ष 2017 में भी प्रश्न यूपी टेट 2017 में पूछा गया था। उस समय ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रैस्मर को भी सही मान लिया था और दोनों विकल्पों को सही ठहराया था। तो अभी पीएनपी के अनुसार चौथा ऑप्शन को सही माना गया है, लेकिन पीएनपी ने दोनों ऑप्शन को सही माना था वर्ष 2017 के यूपी टेट में। अगला प्रश्न एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा गया था सृजनात्मकता मौलिक नियमों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन क्रो एंड क्रो का है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां प्रश्न पूछा गया था। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है बच्चे अनुकरण के माध्यम से और प्रबलन के माध्यम से, यानी जब उनको रीइंफोर्समेंट किया जाता है तब वो सीखते हैं भाषा को।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था युयुत्सा क्या है? तो ये एक मूल प्रवृत्ति होती है। जैसा कि मैकडूगल ने बताया था कि जितनी भी मूल प्रवृत्ति होती है वो सब किसी न किसी संवेग से जुड़ी होती है। तो जो युयुत्सा होता है यानी कि युद्ध करने की जो मानसिकता होती है वो किससे जुड़ी होती है? वो क्रोध से जुड़ी होती है, क्योंकि जब बालक को या फिर किसी को क्रोध आएगा तो वो युद्ध के लिए प्रेरित होता है। तो यहाँ पर जो क्रोध है वो संवेग हो गया और युयुत्सा जो है वह इसकी मूल प्रवृत्ति हो गई। तो प्रश्न में युयुत्सा के बारे में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 मूल प्रवृत्ति इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। देखिए सामाजिक विकास की बात की जा रही है, तो समाज में जो सामाजिक परिवेश में जो तत्व होते हैं वहीं इसको प्रभावित करते हैं सामाजिक विकास को। ठीक है, तो ऑप्शन 1 सामाजिक परिवेश जन्य तत्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 23 की, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का नियम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये तो है, प्रश्न में आपसे नहीं पूछा गया था, तो जो होगा वो आपका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद से देखिए तीसरा दिया गया है समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये भी होता है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि विकास की कई परिस्थितियां होती हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, ये भी होता है, यानी कि आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया था। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं होता है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो ये हरलॉक के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, तो ये प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। मतलब कि जो आप चीज़ें सीख चुके हैं, यहाँ पर देखिए पूर्व अनुभव की बात की जा रही है, यानी कि आप वो चीज़ें सीख चुके हैं और अब उसको संवेदना को अर्थ प्रदान करना यानी उसको प्रकटीकरण करना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 27 की, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया है। ठीक है, 27 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 28 की, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 से 109 के बीच में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अब तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैटल। इन्होंने बुद्धि को बताया कि बुद्धि तरल और ठोस का मिश्रण होता है, तरल कारक और ठोस कारक का मिश्रण होता है। तरल कारक के तहत उन्होंने वंशानुक्रम को बताया था, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों के द्वारा जो गुण होते हैं वो आगे की तरफ ट्रांसफर होते जाते हैं, तो ये उन्होंने तरल कारक बताया था, यानी कि जो वंशानुक्रम है। और जो ठोस कारक उन्होंने बताया था वो ये बताया था कि अनुभव के द्वारा या फिर वातावरण के द्वारा या फिर अधिगम के द्वारा जो नई चीज़ें सीखी जाती हैं वह ठोस कारक के अंतर्गत उन्होंने बताया था। तो ये तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का जो प्रतिमान है इसके प्रतिपादक कैटल थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये स्किनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 स्किनर इसका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन के अलावा यूपी टेट के विगत वर्षों में पूछे गए सभी वर्षों के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।